हुआ क्या था कि मालदेव ने जब 52 युद्ध जीते तो उसने आसपास में सब जगह पे अटैक किए। हमने पढ़ा कि उसने जैसलमेर पे अटैक किया था और जैसलमेर वालों से फलोदी छीन लिया था। क्या छीन लिया था? तो जब उसने इधर जैसलमेर की तरफ अटैक किए तो जैसलमेर वालों को लगा यार पार पड़ेगी नहीं इसके खिलाफ, यदि इसके खिलाफ लड़ने के लिए गए तो वैसे मारेगा ही। जैसलमेर का राजा था लूणकरण बाटी। राजा कौन था? लूणकरण बाटी। तो उनको लगा यार पार तो इसके खिलाफ पड़नी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो जैसलमेर वालों ने जैसे तैसे ये फलोदी वाले इलाके देके संधि कर ली कि भाई रे तू ये ले ले, हमसे फलोदी ले ले और हमसे लड़ाई मत कर। उसको लगा ठीक है यार, बिना पैसे दिए बिना लड़ाई किए कुछ भी मिल रहा है, उसको लेके वापस आ गया। जब मालदेव वापस आ गया फलोदी लेके तो जैसलमेर वालों ने सोचा कि एक बार वो बिना लड़े फलोदी लेके चला गया, ये इस बात की गारंटी थोड़ी है कि अगली बार नहीं आएगा। हमने पढ़ा था गुजरात वाला बहादुर सा रणथंभौर लेके चला गया था, अगले ही साल वापस आ गया था। ये तो शेर के मुंह में खून लगना है, अगली बार वापस आएगा तो परमानेंट इलाज देखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो किसी ने कहा साहब परमानेंट इलाज तो लड़ाई है, मालदेव के साथ लड़ाई कर ले, युद्ध कर ले। तो कोई उनमें से बीच में से बोला कि फिर तो अपना परमानेंट इलाज हो जाएगा, फिर मालदेव कर जाएगा अपना इलाज ढंग से। तो क्या किया जाए। तो लूणकरण भाटी की राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था उमादे। बेहद सुंदर राजकुमारी थी, कई राजा और राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे। तो किसी ने कहा यार उमादे के लिए अच्छा राजा चाहिए, अपने को अच्छा राजकुमार चाहिए, और हमें नहीं लगता कि इस समय भारत में, पूरे भारतवर्ष में मालदेव से अच्छा हिंदू राजा है, तो अपने उमादे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तो अच्छा राजा मिल जाएगा, जवाई मिल जाएगा अपने को, और जब मालदेव अपना जवाई बन जाएगा तो आक्रमण का खतरा भी क्या हो जाएगा, समाप्त। एक तीर से दो शिकार। तो उमादे का रिश्ता मालदेव के पास भेजा गया कि भाई जैसलमेर वाले राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार है? उसने कहा हो, कब करनी है बताओ, आप कहोगे उस दिन तैयार हूं मैं। तो लगन मुहूर्त समय देखे गए सब, और तय समय पर नियत समय पे मालदेव जी की बारात जैसलमेर गई। अरे मालदेव लंबी चौड़ी बारात लेके गया था, क्यों? जब मालदेव की बारात देखने के लिए जैसलमेर के अंदर भीड़ उमड़ गई थी कि कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए, कितने ऊंट आए। और गांव में वैसे भी बारात देखने का फैशन होता है, महिलाएं तो विशेषकर घरों की छतों पे चढ़ जाती है, महिलाएं और बच्चे घरों की छतों पे चढ़ चढ़ कर वहां से बारात देखते रहते हैं। अब चूंकि गांव में पर्दा प्रथा है, सीधे सीधे तो आप छत पे बिना घूंघट के चढ़ नहीं सकते, इसलिए महिलाएं घूंघट लेके चढ़ेगी, साथ घूंघट के साथ चढ़ेगी। अब घूंघट में तो दिखे कैसे, बाद में दूरबीन बनाती है, एक साइड से यूं पल्लू ऊंचा करके। मुझे लगता है ये वाला दूरबीन से ही लाई तुम एकदम। तो मालदेव जी की बारात को देखने के लिए वैसे लोग इकट्ठे हुए थे। मालदेव जी की बारात पहुंची अपनी जगह पे। पहले गांव के अंदर एक और रिवाज हुआ करता, अब जाके थोड़े थोड़े खत्म हुए, कि जहां बारात रुका करती थी, जो बारात का डेरा होता है, डेरा समझते हो, जहां पे बारात रुकती, राजकीय प्राथमिक विद्यालय वहीं रुकती है भाई बारात, है ना। ये मैरिज गार्डन ये यहाँ आके देखे, वरना राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रुकती थी, स्कूल की होती थी छुट्टी, तावरंगा कल छुट्टी है रे, क्यों कि कल बारात आएगी अपने। पर दो बातों से राजी होते गए, एक तो छुट्टी मिल गई, दूसरा है कि कल लड्डू मिलेंगे, बूंदी मिलेगी थोड़ी बहुत, उसमें भी राजी हो जाया करते। तो मालदेव जी राजा थे, तो उनकी बारात कहीं ढंग की जगह रुकी होगी भाई, तो वो डेरा जो होता है, तो गांव की महिलाएं वो डेरा देखने जाती है कि दूल्हा कहाँ रुका हुआ है, बारात कहाँ रुका हुआ है। उस समय गीत गाया जाता है, इस गीत को बोलते हैं जल्ला। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, कोई पूछेगा कि जल्ला क्या है, कि बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है, उस गीत को क्या बोलते हैं? लिख लो इसे में जल्ला बॉक्स बंद कर देना आपने। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं तो कौन सा गीत गाते हुए मालदेव जी की बारात देखने चली गई, और उमादे तो दुल्हन थी, दुल्हन तो घर से बाहर निकल नहीं सकती, अब वो अंदर बैठी अपने। पर उसके पास सूचनाएं आए, उसकी सहेलियां नौकरानियां सब आके उतार रहे कि तुम्हारी बारात क्या शानदार आई है, इतने हाथी आए, इतने घोड़े आए, इतने बाराती आए, वहां पे रुकी हुई है। मालदेव जी फूट रहे लग रहे हैं, उमादे के भी मन में तरंग उमंगे उठे, मेरी बारात देखूं, मेरा दुल्हा कैसा दिखाई दे रहा वो देखूं। पर बेचारी वहां घर के अंदर बैठी बैठी तो कैसे देखे जैसलमेर के किले में। आज वाला टाइम होता तो क्या पता उमादे मालदेव के पास मैसेज भी कर देती, है ना, प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा। मालदेव जी वापस कर देते, ये मैं हूं, ये हमारी बारात हो रही है, हमारी पहाड़ी हो रही है। पर ऐसा नहीं कर सकती थी वो, तो उसका लगा क्या किया जाए। तो जैसलमेर के किले के ऊपर चढ़ते हैं, कि भाई किला तो ऊंचे, सबसे ऊंचा किला होता है, किले से नीचे सब कुछ दिखाई देगा, तो किले के ऊपर चढ़ते हैं, किले के ऊपर चढ़ के देखते हैं नीचे क्या है। जब वो किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास में कमरा था, और उस कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। उसने कान लगाई, यार बारात ब्याह वाले घर में लड़ाई की बात है। कान लगाए तो उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण जी अपनी रानी को कह रहे थे
कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। पर वो रानी गरीब मार कैसे दोगे, ये अपना जमाई है और लूणकरण जी इनका काय का जमाई है। ये थोड़े दिन पहले अपने पे आक्रमण किया था और ये तो डर के मारे इसको बेटी देनी पड़ रही है, वरना इसका तो मैं मुंह नहीं देखूं। अब ये वैसे तो मरेगा नहीं, युद्ध में तो इसको मार नहीं सकते, आज मौका है। आज ये फेरों में आएगा और फेरों में आएगा तब अकेला होकर मैं इसको मारूंगा, तो बेटी का भविष्य क्या होगा बाद में, का सती कर देंगे, इसको मारेंगे। पर आज और उसने कहा मत करो ऐसे, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। लूणकरण जी का पहले तेरे को मारूंगा मैं आज, यदि ये बात खुल गई ना कहीं पे तो देख लेना। उस बेचारी क्या बोलती है अपने पति के सामने, उसने कहा डाकी तेरे जो जी में है वो कर। पर उमादे ने जब ये बात सुनी तो उमादे का यूं मन में झाल झाल उठी। अब उसके सामने स्थितियां दो प्रकार की, एक तरफ उसके पिता है जो मालदेव को मारना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो मालदेव है वो उसका होने वाला पति। उसे लगा कि मैं पति का साथ दूं या पिता का साथ दूं। फिर उसे लगता है कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मालदेव जी के साथ मेरी सगाई तो हो ही रखी है। और उसने अपनी एक नौकरानी के हाथ मालदेव जी के पास संदेश भिजवाया कि मालदेव जी आज जब फेरों के अंदर आओ तो थोड़े से सावधान रहना, चौकस रहना, थोड़ा बी अवेयर। यहां पर आपके साथ में कोई ना कोई घात की जा सकती है, धोखा किया जा सकता है आपके साथ। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा, मालदेव जी ने कहा थैंक यू उमादे, पहली बात तो मैं तुम्हारे बाप से वैसे ही नहीं मरता, मैं मार दूं पटक के उसको, पर फिर भी तुमने मैसेज कर दिया उसके लिए थोड़ा ठीक है। मालदेव जी ने अपने साथ जो बारात गई हुई थी जोधपुर से, उस बारात में से दो डंके डंके बाराती छांटे जो दिल्ली सुबह शाम जिम जाया करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम दोनों का एक ही काम है कि लूणकरण फेरों में आना ही नहीं चाहिए, लूणकरण को फेरों से पहले ही रोक लिया जाए। उनका ठीक है। तो मालदेव जी अकेले जाके फेरों के अंदर बैठे, मालदेव जी फेरों में बैठे तो लूणकरण जी पीछे पीछे भागे जाने लगे फेरों में। फेरों में गया, फेरों में जाके मार दूंगा, अकेला है वहां पे। तो दो बॉडी बिल्डर भाई बाहर ही बैठते, उनका लूणकरण जी किधर, कहां जा रहे हो, और यहाँ आके बैठो, इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं कि साथ में दो हताई करें, दो पेक बनाओ। लूणकरण जी का नहीं 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 नहीं, आज मेरे को बहुत ज्यादा काम है, मैं नहीं बैठ सकता। क्या काम है, राजा हो यार, काम करने वाले 100 लोग होते हैं, कोई काम कर लेगा। लूणकरण जी को लगा अरे भी जाने तो नहीं देंगे, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ चुपचाप। तो लूणकरण जी के और तो कुछ दिमाग में आया नहीं, उन्होंने कहा कि अरे मेरे को अंदर काम है यार, मुझे कन्यादान करना है। बकवास नहीं, कन्यादान कोई कर देता है, तुम्हारा भाई कर देगा, तुम्हारा बेटा कर देगा, चुपचाप यहां बैठा रहे, एक बार भी खड़ा हुआ तो देख लेना। लूणकरण जी की बात समझ में आ गई कि इनको समझ बात तो पता चल चुकी है, अब मेरे को अंदर तो जाने नहीं। तो मालदेव जी भाई अंदर फेरों के अंदर जाके बैठे, लूणकरण जी को उन्होंने बाहर बिठा लिया। मालदेव जी के आराम से निर्विघ्न फेरे संपन्न हुए। फेरों में अब कोई उनको मारने वाला कौन था, लूणकरण तो खुद ही बाहर बैठा हुआ था। अगले दिन विदाई हुई। तो जब राजाओं की शादियां हुआ करती, जब रानियां विदाई हुआ करती थी, रानियों की राजकुमारियों की विदाई होती, तो राजकुमारियों के साथ में काम करने के लिए कुछ लड़कियां हुआ करती। भाई राजकुमारी वहां जाकर खुद काम थोड़ी करेगी, तो उसके साथ में कुछ लड़कियां दी जाती। जब उमादे के साथ के अंदर वो नौकरानियां दी जा रही थी, तो उमादे ने कहा कि बाहरमली को मेरे साथ भेजो। बाहरमली उमादे की सहेली थी। बाहरमली के बारे में कहा जाता है कि बाहरमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने फेंक दिया था, पता ही नहीं था उसके माँ बाप कौन थे। अभी भी कई बार आप अखबार के अंदर पढ़ते हो कि अस्पताल के अंदर छोड़ भागे कन्या को माता और पिता, है ना। अभी तक समाज सुधरा थोड़ी है इन मामलों में, अभी तक भी अखबार के अंदर कई बार आ जाता है कि सड़क किनारे मिली नवजात कन्या, बच्चे भी बच्चे होते सड़क के किनारे छोड़ के चले गए। अब तो क्या होता है, मान लो आप कोचिंग आ रहे हो सुबह सुबह और आपको इस प्रकार की कोई बच्ची मिल जाए, आप क्या करोगे, आप हॉस्पिटल फोन करोगे, आप पुलिस को फोन करोगे, सर ये बच्ची मिली है। पहले हॉस्पिटल भी राजा हुआ करता था, पुलिस भी राजा ही हुआ करता। तो जिस किसी को बच्ची मिली उसने लूणकरण जी को ले जाके थमा दी, भाई राजा तुम्हारे राज्य में एक बच्ची पड़ी हुई मिली। राजा ने उस बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया था, बारमली नाम रखा उसका। उमादे के साथ की थी, उमादे की हम उम्र थी, उसके साथ में पली बड़ी, उमादे की अच्छी सहेली बन गई वो। तो उमादे ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे साथ जो लड़कियां भेजी जा रही है उनमें एक उमादे को भी भेजो, बारमली को, मेरे साथ बारमली को भी भेजो, ताकि कम से कम मेरा मन तो लगा रहे वहां, मैं बातचीत तो करूं किसी से। तो पिताजी ने कहा भाई ठीक है, उमादे के साथ में कौन भेज दी जाए, बाहर। शाम को सुहागरात वाले दिन मालदेव जी थोड़े टाइम पे ही आ गए अपने कमरे के अंदर। उमादे रानी थे, अपना श्रृंगार विरंगार कर रहे थे। किसी ने आगे न्यूज दी भाई मालदेव जी अपने महल में पधार गए। उमादे को लगा भाई मैं श्रृंगार वगैरह करूंगी, मुझे टाइम लगेगा। बारमली पास बैठी थी, उसने बारमली कहा कि बारमली तू एक बार जाके कह दे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बारमली सुंदर थी, मालदेव जी नशे में थे। इस बात का पता उमादे को चलता है, उमादे ने कहा लिचड़ आदमी, इस आदमी का मुंह तो मेरे से आज देखा जाए कल देखा जाए। वो महिला इस बात से नाराज होकर गई, उसने अपनी पूरी जिंदगी बाद मालदेव का मुंह ही नहीं देखा। इसलिए उमादेव को किस नाम से जाना जाता है,
रूठी रानी। कहते कई दिन यहाँ अजमेर वाले तारागढ़ के अंदर रहे थे। बाद में तारागढ़ के अंदर जब शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ था, कल मैंने आपको बताया था कि शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ तो पहले ये कहा था कि अजमेर लड़ेंगे, मैं बात बता रहा था। तो जब ये बात है ना अजमेर लड़ेंगे, तो उमादेव मालदेव के पास मैसेज करती है कि मालदेव जी मेरे को समाचार मिले हैं कि शेरशाह सूरी का आक्रमण होने वाला है और अजमेर में लड़ने की बात की जा रही है, तो मैं यहां लड़ने के लिए तैयार हूं, आप सेना भेज दीजिए, सेनापति मैं बन जाऊंगी, आपको आने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पर मालदेव ने तब वापस समाचार किया कि नहीं, हम अजमेर नहीं लड़ेंगे, हम तो जेता के गांव में लड़ेंगे। वो गांव कौन सा है? जेतर। और हम अजमेर खाली करेंगे कि वरना अजमेर की आप लोगों की सुरक्षा के लिए सेना लगानी पड़ेगी, वो सेना हम वहां नहीं लगाएंगे, वो सेना भी जेतारण में लगाएंगे, इसलिए आप भी अजमेर खाली करके वापस आ जाइए। वो वापस जोधपुर तो आई नहीं, जोधपुर के पास में गांव पड़ता था कोसाना, कोसाना गांव पड़ता था, उस गांव के अंदर आके वो रुक गई थी, कई दिन वहां पे रही थी। फाइनली बाद में युद्ध वगैरह खत्म हो गए, मालदेव जी ने जब जोधपुर पे वापस कब्जा कर लिया था, तो फिर उसका ननिहाल पड़ता था केलवा, केलवा चली गई थी। मालदेव की एक और किसी रानी से एक बेटा हुआ था, राम सिंह। कौन बेटा हुआ था? उस राम सिंह उसने गोद ले लिया था और वहां केलवा के अंदर ही रहती थी। बाद में जब मालदेव जी की डेथ हुई तो केलवा समाचार पहुंचे उमादेव के पास में कि भाई मालदेव जी की डेथ हो गई। उमादेव सती हो जाती है। उमादेव ने कहा भाई वो आदमी सही नहीं था, उस आदमी ने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, एक पत्नी के साथ कैसे पेश आते हैं वो आदमी ये नहीं जानता था, पर मैं मेरा कर्तव्य क्यों त्यागूं? मेरी जो ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी का तो पालन किया जाए। मुझे उस दिन गुस्सा था, मैंने कहा था मैं उस आदमी का मुंह नहीं देखूंगी, मैंने पूरी जिंदगी उस आदमी का मुंह दोबारा नहीं देखा, लेकिन अब चूंकि वो मर चुका है, मेरा जो कर्तव्य बनता है कि मैं उसके साथ सती हो जाऊं, तो उमादेव बाद में सती हो गई थी। तो वास्तव में इनकी कहानी तो इतनी है उमादेव पर। कहते हैं उमादेव जब यहाँ कोसाना के अंदर रहा करती थी, बीच में कई दिन उस गांव में रही, तो मालदेव जी को एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ और मालदेव जी को लगा कि नहीं यार, उमादेव को वापस बुलाना चाहिए, मैंने गलती की। तो मालदेव जी के दरबार में एक बहुत अच्छे राइटर हुए, जिन राइटर का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था राइटर का? ईसरदास जी नाम करके एक राइटर हुए। और मालदेव जी ने ईसरदास जी को कहा कि ईसरदास जी आप तो कवि आदमी हो, आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए, उन्होंने उमादेव को जाके समझाया कि रानी उमादेव, मालदेव जी खुद चला के तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें जोधपुर चलना चाहिए, तुम जोधपुर की पटरानी हो, तुम ऐसे इस गांव के अंदर आके क्यों बैठी हुई हो? और उमादेव ने कहा कि नहीं, रहमन धागा प्रेम खान मत तोड़ो, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये प्रेम का धागा है, पहली बात तो टूटना ही नहीं चाहिए, टूट जाए उसके बाद भी जोड़ने की कोशिश करते तो गांठ रहती है। मेरा मालदेव से मन फट गया और अब मेरे से मालदेव के साथ में नहीं रहा जाएगा, और मैं चली भी गई तो मेरा मन तो वहां पे मानेगा नहीं, मेरा स्वाभिमान हमेशा यूं लगेगा कि कुचल दिया गया। ईसरदास जी ने वापस समझाया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको पटरानी बनाया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, आप वहां सर्वोच्च शक्ति होंगे, आप सारे डिसीजन लेंगे जोधपुर के। उसने कहा बाकी सब चीजें छोड़ो, पर मैं वहां जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि पहले तो मुंह फुला के चली गई थी और मालदेव ने मनाया तो वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा किसकी औकात आपको कहे जोधपुर की पटरानी के, आप चलो, मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई भी किसी भी प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट को आपकी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, आप चलो मेरे साथ। वो वहां से उमादेव रवाना होती है ईसरदास जी के साथ में। जब जोधपुर के पास आने वाली थी, जोधपुर में समाचार पहुंचे कि उमादेव वापस आ रही है, तो पूरा जोधपुर उमड़ा कि हमारी पटरानी वापस आ रही है स्वागत करने के लिए। ये बात बाकी रानियों को भी पता चली कि उमादेव आ रही है। बाकी रानियां जानती थी कि यदि उमादेव आ गई तो उनकी चवन्नी बंद है, उनको कौन पूछेगा बाद में यहाँ पे। तो बाकी रानियों ने एक और कवि हुआ करते, ईसरदास जी के अंकल हुआ करते, आसानंद जी। क्या नाम था? आसानंद जी नाम करके एक और कवि हुआ करते। उन आसानंद जी को जाके कहा क्या आसानंद जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक महिला नाराज होकर एक बार चली गई उसको वापस आना चाहिए? आसानंद जी ने कहा ना, कोई मतलब ही नहीं है, महिला के भी तो रेस्पेक्ट होती है, क्यों आ जाए वापस? तो उमादेव तो वापस आ रही। आसानंद जी ने कहा मैं देख लूंगा। और आसानंद जी गांव के बाहर जा खड़े हो गए, जोधपुर के बाहर जा खड़े हो गए। और जैसे उमादेव की पालकी पास में, पहले पालकियों में आती रानियां बैठ के, पालकी पास में ही तब आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोले कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब इज्जत सम्मान, मान रखे यदि तुझे इज्जत रखनी है तो पीऊ तज, पीऊ का मतलब होता है पति, तो पति त्याग दे, पीऊ रखा है तजमान, और यदि पीऊ रखना है, पति रखना है तो इज्जत छोड़ दे। आज उमादेव की इज्जत है, इस बात से इज्जत है कि लोग कहते हैं कि उमादेव वो रानी है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी।
उमादेव वो रानी है जिसने मालदेव की गलती को भी स्वीकार नहीं किया। इस नव कोटि मारवाड़ के राजा के ठोकर मार के, इसके महलों के सुख वैभव को छोड़ के अकेली रहनी उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा के पास रहना उसने स्वीकार नहीं। तुम्हारी इज्जत है, लोग बातें करते हैं तुम्हारी कि रानी हो तो किसके जैसी हो, उमादेव जैसी हो। जो नाराजी हो अपने पति से तो उमादेव की तरह नाराज हो जिसने दोबारा कभी मुंह ही नहीं देखा। तुम मालदेव के पास आ जाओगी तो तुम्हें पति तो मिल जाएगा, ये महल मिलेंगे, सुख वैभव मिलेगा, तुम जोधपुर की पटरानी बनोगी, लेकिन रानी उमादेव इज्जत नहीं है उसके बाद में। दो दो गेंद न बंधु, गेंद का मतलब होता है हाथी, गेंद का मतलब क्या होता है, दो दो गेंद न बंधु, दो हाथियों को नहीं बांध सकते। एक एक खंभू थान, एक ही जगह पे दो हाथियों को बांध के नहीं रखा जा सकता, आपस में लड़ेंगे। उसी प्रकार इज्जत और पति दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो मिलेगी इज्जत और या क्या मिलेगा। उमादेव ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत, पति मिले भले ही ना मिले। तो उमादेव वापस चले गए थे, उसके बाद उमादेव आए नहीं थे। तो उमादेव को मना के लाने वाला कोई आदमी था तो वो कौन था वापस भेजने वाला कोई था तो